डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग सीरीज़ की इस क्लास में हम प्रीमियर के जो ज़रूरी पैनल्स हैं, जैसे अगर हम विंडो में जाएं तो ये बहुत सारे पैनल्स हैं। इनमें से जो बहुत ज़्यादा अहम हैं, जो हमारे काम आने वाले हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हम इसको नीचे से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है टूल्स। ये आपकी टूल बार है। यहाँ पर आपके पास ये सिलेक्शन टूल है। उसके बाद आपके पास ये ट्रैक्स के ऊपर कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए, जो सीक्वेंस के अंदर चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके रखें, यानी बटन को प्रेस करके रखें, तो आपके पास ये मज़ीद इसके ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आप इसकी ये साइड पे देखें तो ये साइड पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, एक छोटा सा एरो है। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर मज़ीद टूल्स हैं। सही तरह से आपको समझाने के लिए मैं एक न्यू सीक्वेंस बना लेता हूँ और इसको मैं सीक्वेंस के फ़ोल्डर में ही प्लेस कर दूँगा। तो अगर मैं कुछ फुटेजेस यहाँ पर लगाऊँ, तो ये कुछ मेरे पास फुटेजेस आ गई हैं। इसको मैं कर लेता हूँ स्केल टू फ्रेम साइज़। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, तो अब मैं इस बटन को प्रेस करके, इस टूल को सेलेक्ट करके, जहाँ पर मैं इसको प्रेस करूँगा उससे आगे जितने भी एलिमेंट्स होंगी, लेयर्स होंगे, वो सारी की सारी ड्रैग करके आगे पहुँचा देगा। अब फ़र्ज़ करें मसलन मुझे ये वाले एलिमेंट्स जो हैं फॉरवर्ड करने हैं, तो इसको मैं आगे ड्रैग कर दूँगा। इसी तरह से अगर आपको बैकवर्ड जाना है, तो इस तरह से आप बैकवर्ड के जो एलिमेंट्स हैं उसको सेलेक्ट करके इसको पीछे की तरफ लेकर जा सकते हैं। और उसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट ए और एक की है ए। अगर आप ए प्रेस करेंगे तो ये ऑल सेलेक्ट कर देगा फॉरवर्ड की तरफ। अगर शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो ये ऑल सेलेक्ट कर देगा बैकवर्ड की तरफ, जितने भी एलिमेंट्स होंगे। इसी तरह से ये कुछ रिपल एडिट और रोलिंग एडिट, रेड स्ट्रेच टूल, रीमिक्स टूल, ये ऑडियो के लिए है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो है रेड स्ट्रेच टूल। इसमें ये होता है कि आपको कोई भी वीडियो अगर किसी स्पेसिफिक क्लिप के साथ ही मैच करनी है एग्जैक्टली, एक तरीका तो है कि आप कंट्रोल आर प्रेस करके इसकी स्पीड यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्ट ये वाला क्लिप नीचे वाली वीडियो क्लिप के साथ बिल्कुल मैच करे, उस हिसाब से इसकी स्पीड एडजस्ट हो। तो मैं ये रेड स्ट्रेच टूल को सेलेक्ट करूँगा और इसके कॉर्नर पे जाकर, एज पे जाकर इसको ड्रैग कर दूँगा कुछ इस तरह से। अब देखिए, अब इसकी जो स्पीड है वो 37.89% इसने कर दी है। तो ये क्लिप जो है एग्जैक्ट उसी साइज़ का हो गया है। इसी तरह से ये रेज़र टूल है, ये कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपने बीच में कोई क्लिप कट करना हो तो आप इससे कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट प्रेस करें तो ये तमाम लेयर्स के ऊपर अप्लाई करेगा। अगर आप शिफ्ट के बाहर इसको अप्लाई करें तो ये सिंगल क्लिप के ऊपर ये अप्लाई करेगा। इसके बाद है स्लिप टूल। स्लिप टूल में ये होता है कि अगर आपके पास एक क्लिप है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब आपने इसको किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर इतना शॉट लगा दिया, किसी वीडियो के ऊपर या जहाँ भी आपको ज़रूरत थी आपने इतना शॉट लगा दिया। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको ये शॉट नहीं चाहिए, इससे जो पीछे वाला हिस्सा था वो आपको चाहिए। तो एक तरीका तो है कि आप इसको सिंपल एक्सपेंड करें और इतना शॉट लगाकर आप इसको कट करके आप इसको ऊपर ड्रैग कर दें। एक स्मार्ट तरीका ये है कि आप ये स्लिप टूल सेलेक्ट करें और आप इसको ड्रैग करें पीछे की तरफ। अब देखें कि ये जो क्लिप के पीछे वाला हिस्सा था उसको ये आगे की तरफ स्लाइड कर रहा है, स्लिप कर रहा है। अगर मैं बिल्कुल इसके एंड पर जाऊँ तो देखें ये इसने क्लिप का जो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है वो लेके आ गया है। अगर मैं इसके दूसरे एंड की तरफ जाऊँ ड्रैग करके, तो ये इसके बिल्कुल एंड की तरफ ले जाएगा। इसके बाद है पेन टूल। पेन टूल के ज़रिए से आप शेप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप मास्किंग कर सकते हैं और इस तरह की एडवांस लेवल की चीज़ें आप इससे परफॉर्म कर सकते हैं। इसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं। इसके बाद कुछ शेप टूल्स हैं। अगर आप इनके ऊपर क्लिक करें तो ये आपके पास ये रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है। इसके बाद अगर आप हैंड टूल के ऊपर जाएँ, तो हैंड टूल के ज़रिए से आप जब आपने ज़ूम किया हो इसको, मतलब मैं इसको 50% या 25%, मतलब मैं इसको 100% ज़ूम कर देता हूँ, तो आप हैंड टूल के ज़रिए से इसको फ्रीली पैन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं लेफ्ट, राइट, अप या डाउन। इसके बाद ज़ूम टूल है, आप इसके ज़रिए से ज़ूम कर सकते हैं टाइमलाइन को। अगर आपने किसी स्पेसिफ़िक एरिया को या किसी स्पेसिफ़िक पार्ट को जहाँ पर आप एडिटिंग कर रहे हैं, बहुत डिटेल एडिटिंग कर रहे हैं, उसको आपने ज़ूम करना है तो आप इसको ज़ूम कर सकते हैं। अगर आपने ज़ूम आउट करना है तो आप ऑल्ट प्रेस करेंगे, तो ऑल्ट प्रेस करके आपने क्लिक करना है तो ये ज़ूम आउट करता जाएगा। और अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपल आप प्लस या माइनस प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो आप टाइमलाइन को ज़ूम इन या ज़ूम
आउट कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट है, यहाँ से आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, यहाँ फिर आप हॉरिज़ॉन्टली टाइप कर सकते हैं, यहाँ फिर वर्टिकली। और इसके बाद जो दूसरी विंडो है वो है टाइमलाइन। टाइमलाइन जैसे आपके सामने ये टाइमलाइन पैनल खुला हुआ है, ये आपकी टाइमलाइन है, जहाँ पर आपके ये सारी फुटेजेस, सारे ग्राफिक्स, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, हर चीज़ आपकी यहाँ पर मौजूद होती है। ये वाले जो पैनल हैं, ये वाले, ये आपके ऑडियो के पैनल्स हैं, ऑडियो 1, ऑडियो 2, ऑडियो 3। और इसके बाद यहाँ पर ये एम का ऑप्शन है, म्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप सोलो ट्रैक कर दें तो ये सिंगल ट्रैक प्ले करेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ से इसकी वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर मज़ीद ट्रैक्स ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं ऐड ट्रैक्स, डिलीट ट्रैक भी कर सकते हैं, इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये इससे ऊपर अगर जाएँ तो यहाँ पर आपके पास ये वीडियो के पैनल्स हैं, यहाँ पर आपकी वीडियो के लेयर्स हैं, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3। यहाँ पर भी अगर आप राइट क्लिक करें तो आप यहाँ पर ट्रैक ऐड कर सकते हैं। ऐड ट्रैक करेंगे तो आपके पास ये वीडियो 4 के नाम से ऐड हो गया। ये आपके पास टॉगल आई का ऑप्शन है। इससे ये होता है कि अगर आपने कोई हैवी लेयर लगाई है, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर हैवी एडजस्टमेंट लेयर लगाई है, उसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स वगैरह लगाए हैं और एडिटिंग के दौरान वो काफ़ी लैगिंग करता है, तो उसको आप ऑफ़ कर देते हैं, या फिर किसी और मकसद के लिए आपको कोई भी लेयर जो है वो ऑफ़ करनी पड़ती है, तो आप यहाँ से इसको डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप जाएँ, इसके अलावा ये लॉक का बटन है, अगर आप इसको लॉक कर दें तो आप इस लेयर में जो कुछ भी होगा आप उसको एडिट नहीं कर सकते। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ये काफ़ी जगहों पर काम आता है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर ये आपकी टाइमलाइन है और ये सबसे अहम ऑप्शन है स्नैप टू टाइमलाइन। इसमें ये होता है, डिसेबल कर देता हूँ, तो अगर मैं इसको उठा के क्लिप को इधर रखूँ तो ये देखिए ये मैनुअली मुझे स्नैप करना पड़ेगा और स्नैप करने में काफ़ी मुश्किल पेश आएगी, यानी कि ऑटो स्नैप नहीं होगा। अगर मैं इसको मैग्नेट को, ये जो ऑप्शन है इसको ऑन कर दूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर आकर स्नैप हो गया है खुद ही। लेकिन अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूँ तो देखिए यहाँ पर स्नैपिंग में मुझे काफ़ी मुश्किल पेश आएगी, ओवरलैप हो जाएगा, यहाँ कोई गड़बड़ हो जाएगी, तो ये काफ़ी मसले इस तरह से पेश आते हैं। तो मैं इसको हमेशा ऑन ही रखता हूँ, क्योंकि स्नैपिंग जैसे इलस्ट्रेटर के अंदर ऑप्शन भी है कि आप गाइडलाइंस के ज़रिए से स्नैप कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट, राइट या सेंटर में। इसी तरह से इसके अंदर भी ये स्नैपिंग का ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा सेटिंग के ऊपर जाएँ तो आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। शो वीडियो थंबनेल्स, आपको ये वीडियो थंबनेल्स शो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अगर आप कंट्रोल प्लस करें तो देखिए आपको ये वीडियो थंबनेल शो हो रहे हैं। अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूँ तो आपको ये वीडियो थंबनेल शो नहीं होंगे। तो इस तरह की सारी सेटिंग्स वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से आप इसकी टाइमलाइन को एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको उठाकर दूसरी एलसीडी पर लेकर जा सकते हैं, इसको आप अनडॉक कर सकते हैं और यहाँ से और इसकी बहुत सारी सेटिंग्स हैं, वो सारी आप कर सकते हैं। इसके बाद टाइम कोड है। टाइम कोड में आप देखें कि करंट टाइम ये बता रहा है कि आप इस वीडियो के करंट टाइम जो है वो यहाँ पर ये है और इसका ड्यूरेशन ये है टोटल, और इसका इन और आउट ड्यूरेशन क्या है वो सारी डिटेल आपको ये बताता है। इसके बाद है टेक्स्ट। टेक्स्ट जो है यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, ट्रांसक्रिप्ट, कैप्शंस और ग्राफिक्स। आप यहाँ से ऑटोमेटिकली किसी भी वीडियो को ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके इसके जो है वो सबटाइटल्स बना देगा, उसको आप एडिट कर सकते हैं, उसके ऊपर आप का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़, कलर, एवरीथिंग जो भी टेक्स्ट सेटिंग होती है वो आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप किसी प्रोजेक्ट की कैप्शन को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुख्तलिफ जो फाइल्स होती हैं .vtt, .srt और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, वो सारे के सारे आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो के अंदर ही, अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट है या कोई वीडियो है तो आप उसके अंदर से ही आप ट्रांसक्रिप्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। इसको मैं करता हूँ ऑफ। इसके बाद हम आते हैं सोर्स मॉनिटर। सोर्स मॉनिटर और प्रोग्राम विंडो में ये फ़र्क होता है, प्रोग्राम विंडो में हम जो भी हम एडिट कर रहे होते हैं वो हमें यहाँ पर लाइव दिखाई देता है। सोर्स क्लिप में ये होता है कि मैं यहाँ पर अगर डबल क्लिक करूँ इस क्लिप को तो ये सोर्स विंडो में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंट तरह के फंक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं। मसलन अगर ये क्लिप है 1 मिनट का, तो अब मुझे इसमें से एक स्पेसिफिक शॉट चाहिए, इसको मैं इन आउट लगा सकता हूँ, मार्क कर सकता हूँ, प्ले कर सकता हूँ, स्टेप फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकता हूँ, इंसर्ट कर सकता हूँ, क्लिप के 2 क्लिप्स के दरमियान में इसको इंसर्ट कर सकता हूँ, ओवरराइट कर सकता हूँ, इसका एक सिंगल फ्रेम एक्सपोर्ट कर सकता हूँ और यहाँ से इसका ये प्रॉक्सी बटन है, इसको एनेबल और डिसेबल कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पर कुछ इसकी सेटिंग्स हैं कि कंपोजिट वीडियो, अल्फ़ा वीडियो और बाकी इसके जो ऑप्शन है कि प्लेबैक रेजोल्यूशन,
पास रेज़ोल्यूशन, प्लेबैक रेज़ोल्यूशन में ये होता है कि अगर आप जो प्ले कर रहे हैं एट अ टाइम, जो आप प्ले कर रहे हैं वीडियो, उसकी रेज़ोल्यूशन कैसी है। और पास रेज़ोल्यूशन ये होती है कि अगर आपने वीडियो पॉज़ की हुई है तो उसकी रेज़ोल्यूशन कैसी हो, 1/2 हो, 1/4 हो, 1/8 हो। तो ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके पास 4K फुटेज है तो आप यहाँ से उसकी पास्ट और प्लेबैक जो रेज़ोल्यूशन है उसको आप कम कर देंगे ताकि प्रोजेक्ट लैग ना करे। अगर मैंने यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ कंपोज़िट, और मुझे यहाँ से क्लिप चाहिए इतना, और फिर यहाँ तक मुझे क्लिप चाहिए इतना। अब मैं इसको ड्रैग करके अपनी टाइमलाइन के अंदर इतना-इतना क्लिप जो है वो इम्पोर्ट कर सकता हूँ सोर्स विंडो के ज़रिए से। इसके बाद ये प्रोजेक्ट्स का पैनल है, आपके पास ये प्रोजेक्ट का पैनल है, यहाँ पर आप फ़ोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, न्यू सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं, आप यहाँ पर मौजूद फुटेजेस और एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं, इसमें से जो कुछ भी आपको चाहिए हो। इसके बाद आप इसके जो प्रीव्यू थंबनेल है उसको आप छोटा कर सकते हैं, उसको आप बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप इसको प्रोजेक्ट को रीडेबल और राइटेबल बना सकते हैं। यहाँ से आप इसके थंबनेल का जो साइज़ है वो आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, और डबल क्लिक अगर आप इसके ऊपर करें तो आप यहाँ से चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करें तो आप यहाँ पर देखिए न्यू बिन बना सकते हैं, न्यू सर्च बिन बना सकते हैं, न्यू बिन बना सकते हैं। न्यू आइटम में अगर आप जाएँ तो यहाँ पर आप सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, ऑफलाइन फाइल एडजस्टमेंट लेयर, बार्स एंड टूल्स, कलर मेट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें किसी फुटेज के ऊपर तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएँगे। अगर आप ये करें रिवील इन एक्सप्लोरर, कि अगर आप चाहते हैं कि कोई एक चीज़, कोई ख़ास चीज़, कोई ख़ास फुटेज आपको ढूँढनी है कि वो कहाँ पर पड़ी है, तो आप यहाँ पर करेंगे रिवील इन एक्सप्लोरर, तो आपके पास वो फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा जहाँ पर वो फुटेज पड़ी होगी। इसके अलावा यहाँ पर लेबल के ऊपर आएँ तो आप यहाँ पर इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने येलो कर दिया है, इसका जो लेबल का कलर है वो भी मैं यहाँ से इसको ग्रीन कर देता हूँ, ये ग्रीन हो गया है। तो ये सारी सेटिंग आप प्रोजेक्ट पैनल के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद है मेटा डाटा। मेटा डाटा के अंदर आएँ तो आपके पास जितनी भी कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन होती है एक फ़ाइल की, फ़ाइल का नाम, उसके अंदर फ्रेम रेट कितना है, उसका ड्यूरेशन कितना है, उसका ओनर कौन है, कब ये क्रिएट हुई फ़ाइल, कब मॉडिफ़ाई हुई, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर किसी भी क्लिप की मिल जाती है। अगर मैं इस क्लिप के ऊपर क्लिक करूँ, तो ये देखिए यहाँ पर उसका नाम आ गया है, यहाँ पर उसके एट्रीब्यूट्स आ गए हैं, उसका ड्यूरेशन आ गया है, उसके अंदर ऑडियो कितनी है, उसकी जो रेज़ोल्यूशन है वो कितनी है, उसके अंदर ऊपर टैग कौन से लगे हैं, फ़ाइल पाथ कौन-सा है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर इसकी मौजूद हैं। उसके बाद है मीडिया ब्राउज़र। मीडिया ब्राउज़र में ये होता है कि आपके पास ये एक टाइप का फ़ाइल एक्सप्लोरर है, कि अगर आप डायरेक्टली किसी फ़ोल्डर को ओपन करना चाहते हैं यहाँ से, तो डायरेक्टली आप यहाँ से फ़ाइल्स को ओपन करके डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। फ़ाइल्स को डायरेक्टली यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरह से आपका मीडिया ब्राउज़र है, जैसे फ़ाइल एक्सप्लोरर होते हैं। इसके बाद मार्कर्स हैं। मार्कर्स बहुत ही काम की चीज़ है कि जब आप कॉम्प्लेक्स टाइप की वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तो आप डिफरेंट जगहों पर मार्कर्स लगा लेते हैं। मसलन जब मैं वॉइस ओवर करता हूँ और एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, वीडियो को कट शट करके एडिट करके को ग्राफिक्स लगाने के लिए रेडी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर मार्कर्स लगा लेता हूँ। मसलन मैं यहाँ पर एक एम प्रेस करके मार्कर लगा लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि 3D इंट्रो, ठीक है। आगे मैं जाता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पर एक आएगी स्लाइड, ठीक है। इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। अब मैंने रेड कलर जो है वो स्लाइड्स के साथ महसूस कर दिया है, फिक्स कर दिया है, और बाकी हर कलर को मैं डिफरेंट पर्पस के लिए असाइन कर सकता हूँ। मसलन मैं ये ऑरेंज कलर कर देता हूँ, यहाँ पर आएगा टेक्स्ट, और डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ ऐड टेक्स्ट एनिमेशन फ्रॉम आफ्टर इफेक्ट, जो भी आपने डिस्क्रिप्शन देनी हो, ठीक है। इसी तरह से आप मार्कर्स लगाते जाएँगे, तो आप एक दफ़ा पूरी वीडियो को ओवरव्यू करके आप मार्कर्स लगा लेते हो और ये फिक्स कर लेते हैं कि यहाँ पर मुझे क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी है, यहाँ पर फुटेज ऐड करनी है, यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है, यहाँ पर स्लाइड्स ऐड करनी है, यहाँ पर साउंड इफेक्ट, फिल्म म्यूज़िक ऐड करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आप टाइमलाइन के किसी फुटेज के ऊपर क्लिक करके आप एम प्रेस करते हैं, तो आप देखिए कि मार्कर उस फुटेज के ऊपर लग गया है। लेकिन अगर आप क्लिक किसी के ऊपर भी नहीं करते और वैसे आप एम प्रेस करते हैं, तो मार्कर आपकी टाइमलाइन के ऊपर लग जाएगा। तो ये मार्कर बहुत ही काम की चीज़ है। इसके ज़रिए से आप बीट एडिटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पर आपकी बीट अप हो वहाँ पर आप एम प्रेस करते जाएँ प्ले करके, और वहाँ पर आप अपने शॉट्स को कट कर सकते हैं या उसके दरमियान में ट्रांजिशन लगा सकते हैं। तो अब देखिए मार्कर्स का जो पैनल मैंने ओपन किया, तो ये मार्कर्स जो भी मैंने लगाए हुए थे और जो भी मैंने टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, वो सारा का सारा यहाँ पर
शो हो गया। अब देखिए यहाँ पर कलर्स भी इसके साथ शो हो रहे हैं और ये टाइम ड्यूरेशन भी बता रहा है कि ये कितने मिनट, कितने सेकंड तक ये मार्कर लगा हुआ। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मार्कर है, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मार्कर है। और यहाँ पर ये देखिए इसका ये जो नेम है और इन और आउट की इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर इसके आगे डिटेल भी है, डिस्क्रिप्शन भी है। इसके बाद लूमेट्रिक स्कोप्स के ऊपर आएँ तो ये आपके पास कलर इन्फॉर्मेशन होती है, रेड, ग्रीन, ब्लू। आपकी फुटेज के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है कलर्स की, वो आपको यहाँ पर दे देता है और उसके हिसाब से हम कलर करेक्शन करते हैं। ये हम कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग टॉपिक्स के अंदर जाकर इसको डिटेल में देखेंगे कि इन स्कोप्स के ज़रिए से हम किस तरह से कलर करेक्शन कर सकते हैं। कि हम अपनी फुटेज के अंदर ये देखते हैं कि इसके अंदर रेड की कितनी वैल्यू है, ग्रीन की कितनी वैल्यू है, ब्लू की कितनी वैल्यू है। ये सारी चीज़ें हम इन लूमेट्रिक स्कोप्स के ज़रिए से, इसके अलावा भी और बहुत सारे स्कोप्स होते हैं, वो हम कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन की वीडियोस के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लूमेट्रिक कलर्स के ऊपर जाएँ अगर आप, तो ये आपकी कलर करेक्शन के पैनल हैं। यहाँ पर आपकी बेसिक कलर करेक्शन होती है, जहाँ पर आप एक्सपोजर, कंट्रास्ट, हाइलाइट्स, शैडोज़, वाइट, ब्लैक्स, टेम्परेचर, टिन सैचुरेशन, ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ से जो इसके अंदर लेट्स हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ से इंस्टॉल भी कर सकते हैं जो आपने डाउनलोड की हों। यानी कलर करेक्शन के प्रीसेट्स जो होते हैं उनको लेट्स कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्रिएटिव के ऊपर जाएँ तो आप यहाँ पर शार्पनेस, इसकी वाइब्रेंस और इसका टिंट, शैडो का और हाइलाइट का वो चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्पेसिफिक कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से वो स्पेसिफिक कलर को जाकर चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से आप कलर व्हील एंड मैच के ऊपर जाएँ तो आपके पास ये मिड टोन्स, शैडोज़, हाइलाइट्स, ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। आप यहाँ से इसकी सारी वैल्यूज़ हैं वो फुटेज के हिसाब से अपनी चेंज कर सकती हैं। अब देखिए कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग में फ़र्क है और इसके लिए एक सेंस बिल्ड करना आपके लिए ज़रूरी होता है। फ़र्ज़ करें अगर आपको मिड टोन्स और शैडोज़ और हाइलाइट्स के बटन्स को यूज़ करना आ भी गया है, लेकिन अगर आपके पास वो कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन की सेंस नहीं है, तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाज़ा पहले आपको फुटेज को एनालाइज़ करना है कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर कलर करेक्शन की ज़रूरत है, तो आप कलर करेक्शन उसको कर लें। यानी कि अगर फुटेज ओवर एक्सपोज़ है या अंडर एक्सपोज़ है, उसको आप बैलेंस करेंगे। कलर कोई आगे पीछे है उसको आप सेट करेंगे, फिर उसके बाद आप उसको कलर ग्रेड करेंगे, एक स्पेसिफिक टाइप की लुक देंगे आप उसको। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस के अंदर थ्योरी में कवर करेंगे और आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर मज़ीद सेटिंग्स हैं, वो सारी हम कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग की क्लास में डिटेल से देखेंगे। इसके बाद अगर आप देखें एक पैनल है लर्न का, जो बिगिनर्स लेवल के स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर जाकर आप जो प्रीमियर की बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप आकर सीख सकते हैं। इसके बाद इन्फो के ऊपर आएँ तो आपको हर फुटेज की इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी कि ये फुटेज किस टाइप की है, इसका स्टार्ट और एंड ड्यूरेशन क्या है और इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है, इसकी जो वीडियो का जो साइज़ है, रेज़ोल्यूशन है वो क्या है, ऑडियो क्वालिटी कैसी है, कितने हर्ट्ज़ है, ये सारी डिटेल आपको इस इन्फो पैनल के अंदर मिल जाती है। इसके बाद हिस्ट्री के अंदर आएँ, तो हिस्ट्री के अंदर जैसे फ़ोटोशॉप के एक्शंस के अंदर एक हिस्ट्री होती है बाकायदा, इसी तरह से प्रीमियर के अंदर भी जो कुछ भी आप यहाँ पर परफ़ॉर्म करते हैं, वो सारी की सारी हिस्ट्री यहाँ पर सेव होती है। मसलन जैसे मैंने मार्कर ऐड किए, अगर मैं पीछे जाना चाहता हूँ प्रीमियर की टाइमलाइन के अंदर, तो मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए उसके हिसाब से ये उतना ही पीछे चला गया, यानी उतना अनडू हो गया है। अब देखिए मैं यहाँ पर मार्कर पे चला जाता हूँ तो ये देखिए इसने 2 मार्कर ऐड कर दिए। मैंने 4 मार्कर ऐड किए तो देखिए मैं सबसे आखिर में आया तो ये देखिए इसने 4 मार्कर ऐड कर दिए। एक और मार्कर मैं ऐड करता हूँ तो देखें यहाँ पर इसने हिस्ट्री के अंदर एक और मार्कर ऐड कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने जब पहला मार्कर ऐड किया था तब मैंने जो सेटिंग की थी मैं उस सेटिंग के ऊपर जाना चाहता हूँ, तो मैं ऐड मार्कर के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें वो पहला मार्कर मुझे शो हो गया है। तो ये वाली जो आगे वाली हिस्ट्री ये भी सेव है, अगर आप वापस जाना चाहते हो तो आप उसके ऊपर क्लिक करके वापस जा सकते हैं। इसके बाद एसेंशियल साउंड के ऊपर जाएँ तो आप यहाँ पर जो डायलॉग की सेटिंग्स है, म्यूज़िक की सेटिंग्स है, म्यूज़िक को रिमिक्स करना है, म्यूज़िक को कहीं पर एंड करना है, म्यूज़िक को स्ट्रेच करना है, तो आप यहाँ से जाकर कर सकते हैं। मसला अगर मैं म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स दिए गए हैं और यहाँ पर इसका ड्यूरेशन है, यहाँ पर इसकी कुछ सेंसिटिविटी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, इसके क्लिप का वॉल्यूम सेट कर सकता हूँ। तो म्यूज़िक और साउंड इफ़ेक्ट्स और ऑडियो के बारे में हम एक अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम डॉक्यूमेंट्रीज़ वीडियोज़ के अंदर बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करते हैं, साउंड इफ़ेक्ट किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से एक एंगेजिंग वीडियो बनाते हैं म्यूज़िक और साउंड को यूज़ करके। इसके बाद अगर हम आएँ तो यहाँ पर है एसेंशियल ग्राफिक्स, ये बहुत ही काम की चीज़ है। आपको यहाँ पर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे मोगरेट फॉर्मेट के अंदर। इसके अलावा अगर आप इन्वर्टर एलिमेंट्स यूज़ करते हैं या आपके पास कुछ प्रीमियर के टेम्पलेट्स हैं जो आपको ऑनलाइन फ्री भी मिल जाते हैं, डिफरेंट तरह के स्लाइड शोज़, टेक्स्ट एनिमेशंस, इंट्रोज़ वगैरह मोगरेट फॉर्मेट के अंदर, तो आप यहाँ से इंपोर्ट करके उसको आप एसेंशियल ग्राफिक्स के ज़रिए से
एडिट कर सकते हैं। अब मसलन जैसे मैं मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक टेम्पलेट है, जैसे एक लोअर थर्ड है, मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ ड्रैग, और इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो देखें एडिट के अंदर जब ये चला जाएगा तो यहाँ पर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आप इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं, और सबटाइटल टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। इसकी जो ग्रिड है इसके अंदर आप देखें, ये जो ग्राफिक्स है इसके अंदर, इसकी जो ग्रिड की वैल्यू है तो वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा स्केल डाउन कर देता हूँ, इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पर जो इसकी स्टाइलिंग है, यानी कलर्स हैं, बैकग्राउंड कलर्स है, फ़ॉन्ट का कलर है, या फिर स्ट्रोक का कलर है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स हम एसेंशियल ग्राफिक्स के अंदर आकर कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई मॉडरेट फाइल डाउनलोड की हो, उसके अंदर आपने लोगो चेंज करना हो, इमेज चेंज करनी हो, टेक्स्ट चेंज करना हो, तो आप एसेंशियल ग्राफिक्स के अंदर आकर ही उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इफेक्ट्स पैनल के अंदर है, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है कि इफेक्ट पैनल के अंदर हम अपनी डिफरेंट तरह के प्रीसेट्स और इफ़ेक्ट्स वगैरह को यूज़ करते हैं। इसके अलावा इफ़ेक्ट कंट्रोल है। इफ़ेक्ट कंट्रोल भी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पैनल है कि यहाँ पर हम जो भी इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं या किसी भी फुटेज की या ऑडियो की जो वैल्यूज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मसलन जैसे यहाँ से पोजीशन चेंज करनी हो, की फ्रेम लगाना हो, स्केल अप करना हो, रोटेट करना हो, एंकर पॉइंट चेंज करना हो, ओपेसिटी इसकी कम या ज़्यादा करनी हो, मास्क लगाना हो, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा एडिट टू टेप, ये फंक्शन होता है कि अगर आपके पास वीसीआर की कोई कैसेट है, पुरानी कैसेट्स हैं जो वीसीआर्स के अंदर होती थी, उनको अगर आप डिकोड करना चाहते हैं, यानी कि उसको आप डिजिटल फाइल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे मसलन वो रील के अंदर रिकॉर्ड होती है, तो आप एक डिवाइस के ज़रिए से उसको कन्वर्ट करते हैं। उस एनालॉग फाइल को डिजिटल फाइल में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये पैनल जो है वो यूज़ करना पड़ता है। इसके बाद है कैप्चर। कैप्चर का भी यही काम है कि जो कैप्चर डिवाइस होती है, यानी वो जो एनालॉग डिवाइस होती है रील वाली, उस फाइल को हमने डिजिटल में कन्वर्ट करना, तो वो फाइल हम वहाँ पर प्ले करते हैं और वो यहाँ पर प्ले होती है। कैप्चर डिवाइस को यहाँ पर जब कनेक्ट करते हैं तो वो फाइल यहाँ पर प्ले होती है, वो फिर डिजिटल फाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा ऑडियो ट्रैक मीटर्स हैं, इसको मैं कर देता हूँ पैनल्स। और अब देखें मेरे पास यहाँ पर अभी एक ऑडियो है, तो अब यहाँ पर जितनी भी ऑडियो नीचे ऐड होंगी तो उन सब का जो कंट्रोलर होगा वो यहाँ पर शो होगा। अब मसलन मैं इसको प्ले करता हूँ, तो ये देखिए ऑडियो 1 यहाँ पर प्ले हो रही है, तो यहाँ पर ये फाइनल ऑडियो जो है वो शो हो रही है। अगर मैं इसको नीचे डुप्लीकेट करके इसको यहाँ पर कर दूँ, देखिए ये ऑडियो 1, ये ऑडियो 2, ऑडियो 1, ऑडियो 2, ये दोनों ऑडियो को मिक्स करके यहाँ पर शो हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि एक ऑडियो को मैं कम रखूँ, एक ऑडियो को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ, तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट मुझे दे देगा। यानी कि हम ऑडियो को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। मसलन अगर स्पीकर 1 है, यहाँ पर स्पीकर 2 की ऑडियो है, स्पीकर 3 की ऑडियो है, तो हम एट अ टाइम इस पैनल के ज़रिए से उसके ऊपर जो है वो उस ऑडियो को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑडियो मीटर्स, ये तो एज़ इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इसके होते हैं कि ये आपका ऑडियो मीटर है, और ऑडियो मीटर में जो स्टैंडर्ड एक वैल्यू है कि वो -6 से ऊपर ना जाए आपकी ऑडियो, चाहे वो आपका म्यूज़िक हो, चाहे आप वॉइस ओवर हो या कोई साउंड इफेक्ट हो, वो -6 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। -6 से ऊपर जाने का मतलब है कि ऑडियो आपकी ब्लास्ट हो रही है। आप देखें मेन बड़ी जो ऑडियो है -6 तक ही थी हुई। तो साउंड इफेक्ट्स को आपने -6 से भी नीचे रखना होता है, क्योंकि साउंड इफेक्ट बहुत ही सटल टाइप के होने चाहिए। इतने ज़्यादा हैवी और लाउड किस्म के साउंड इफेक्ट्स नहीं यूज़ करने चाहिए। अगर आप यूज़ करते भी हैं तो बिल्कुल एक नॉर्मल गेन उसका रख के फिर आप साउंड इफेक्ट्स यूज़ करें। तो ये हम आने वाली साउंड इफेक्ट्स की स्पेसिफिक क्लास के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने प्रीमियर के अंदर जो ज़्यादा यूज़ होने वाले पैनल्स थे, वो हमने देखा कि उन पैनल्स के ज़रिए से हम क्या-क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये वर्क स्पेस है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने काम की नौइयत के मुताबिक अपना वर्क स्पेस सेट कर सकते हैं। खुद अपने नाम से भी अपना वर्क स्पेस जो सेटिंग आपने की हो उसके नाम से भी आप इसको सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप आएँ तो एक्सटेंशंस हैं यहाँ पर कि जो प्लगइन्स आपने इंस्टॉल किए हों वो सारे के सारे आपको यहाँ पर शो होंगे। जैसे मसलन मैंने प्रीमियर कंपोज़र इंस्टॉल किया हुआ था, जैसे प्रीमियर कंपोज़र पे क्लिक करूँगा तो ये प्लगइन का जो पैनल है वो मेरे पास यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसी तरह से मोशन प्रो का एक पैनल है कि वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, उसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये उसका जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा। इस तरह से हम प्लगइन्स के जो पैनल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि जब आप बहुत एडवांस लेवल की एडिटिंग करते हैं तो आपको इन छोटी-छोटी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ें जानना ज़रूरी इसलिए हैं
तो आइंदा की क्लास में हम जब भी कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके साथ हम डिटेल के साथ कोई भी टूल अगर होगा या कोई भी टेक्नीक होगी या कोई भी फंक्शनैलिटी होगी या कोई भी फीचर होगा उसको हम साथ-साथ डिटेल में डिस्कस करते चले जाएँगे। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी।